मैं हूं राकेश कुमार सिंह और हमारे साथ आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जुड़ रहे हैं। आरके सिंह इसलिए क्योंकि कौन बात के डर बा जब आरा जिला घर बा। लोगों की जुबान पर ये बोल कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल हैं पूर्व गृह सचिव, आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। आज लंच पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ हम जानेंगे उनकी राजनीतिक ऊर्जा का आखिरकार राज क्या है। Thank you, Rakesh. Thank you for having me on this show. हमको आप इंटरव्यू करना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको लगता है कि अमूमन ये जनता ही ऊर्जा देती है, जनता ही अप्रिशिएट करती है। अब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे तो उसी से ऊर्जा जाता है। तो हमको ऊर्जा इसी से मिलती है कि हमको लगता है कि हाँ साहब तो ये काम हमने कर दिया, और जनता कहती है कि ना ना सो काम भइल बा। तो ये भोजपुरी में कि काम भइल बा, काम तो बहुत भइल बा। आप किसी आरा जिला के किसी बासिंदे से पूछ लीजिए, किसी से कहीं जा करके, और लोग भी पूछे हैं आप, या ट्रेन में आते जाते किसी अब तो पूरी तौर से भोजपुरी से आप तो एकदम ट्रेन में किसी से आते जाते पूछ लीजिए, आरा के किसी बासिंदे से पूछ लीजिए, किसी जात के किसी को, आ कहेगा कि ना हो तो काम तो भइल बा। कैसे ऐसे तो सांसद कभी हुए ही नहीं जो कि इतना काम किया। जनता बोलती है तो हमको खुशी होती है। खुशी होती है तो फिर ये भी लगता है कि नहीं नहीं साहब और काम किया जाए, जो काम बाकी है उसको भी कर दिया जाए। तो उसको करेंगे हम लोग। राकेश जी आप देखिएगा, ये जो अभी बदलाव आया है आरा में, ये आधा काम है, अभी आधा काम होना बाकी है। आधा काम होना बाकी। आरा को हम लोग ग्रेटर पटना का पार्ट बनाएंगे। आइए, आधा हम कर चुके। आप देखिएगा कि वो आरा नहीं है जो कि आप 10 साल पहले देखे थे। आप जाके देखें, अब अलग आ रहा है। अभी पूरा हम अभी कंप्लीट नहीं किया। अगले 5 वर्षों में हम इसका और कायाकल्प करेंगे। और सिर्फ आरा टाउन का नहीं, आरा जिला का। आरा जिला का। लेकिन मोदी जी की हैट्रिक और दूसरी तरफ आरा से आरके सिंह की हैट्रिक की तैयारी, इस हैट्रिक के लिए आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? जनता का इतना हमको प्रेम है कि हमको ये चुनौती नहीं लगता है। जनता का ये आप जाकर बताइए, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे लिए जो चुनौती है वो चुनौती काम का चुनौती है। हमारी इच्छा यह है कि जो आरा का जो नहर प्रणाली है उसका पक्कीकरण हो जाए। शुरू से इच्छा है, वो इच्छा हम गया नहीं, हम कोई काम छोड़ते नहीं। तो ईश्वर की कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा तो उसको मूर्त रूप हम देंगे, नहर प्रणाली को सुदृढ़ करने की। ये हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश इच्छा है। हर खेत तक हम बिजली ले जा रहे हैं। वो तो हर खेत तक तो हम बिजली पहुंचा ही देंगे। तो हमारे इसमें हाथ में समय लग रहा है, लेकिन हर खेत तक बिजली पहुंचेगी। उसके बाद जितने बड़े रोड्स हैं उसको हमको सुधारना है। तो बहुत कुछ हो गया। अब ये आप आरा से सासाराम हमारा स्वीकृत है। आरा का रिंग रोड हमारा स्वीकृत है। आरा मोहनिया 4 लेन हो चुका है। आरा बक्सर 4 लेन हो चुका है। पटना आरा तो हमने पहले ही स्वीकृत कराया था, लेकिन लोग वहाँ पर पटना जिला में लैंड एक्विजिशन करने में विलम्ब हो गया। तो अब एलिवेटेड हो रहा है। तो एलिवेटेड पर काम शुरू हो गया। मतलब कि आप पटना में दानापुर स्टेशन के पहले DRM ऑफिस के पास आप चढ़िए रोड पर, आज सीधे उतरिएगा कोइलवर पुल पर, कोइलवर पुल के पहले, तो आपको पटना से आरा आने में 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक तो बहुत बड़ा एक बॉटलनेक था कोइलवर पुल। आप अगर गए होंगे तो आप पहले गए होंगे तो वहां पर घंटों जाम लगा रहता है। वहां पर ऐसी हालत थी कि लोगों की जान चली जाती थी। कुछ भी होता था, थोड़ा सा भी चोट लगा तो या कुछ भी हो, कितना गंभीर से गंभीर मामला हो, गोली हो या कुछ भी हो, सीधे रेफर हो जाता था पटना। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो इलाज करने का सवाल ही नहीं। तो हमको 2 चीज लगा मन। हमने कहा भी, वहां कहा 14 में कहा, हमने कहा कि 2 चीज आवश्यक। एक तो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो जाना चाहिए, और दूसरा एक पुलवा बन जाना चाहिए। तो अब ईश्वर का आशीर्वाद है कि पुल तो हमने बनवा दिया, 6 लेन पुल है।
और उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, खूब तेजी से बन रहा है। तो दोनों ईश्वर हमारी इच्छा पूरी कर दिया। और एलिवेटर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और हमारा ये है जो हम गडकरी जी के पीछे लगे हुए हैं, आरा से सीधे निकालेंगे 4 लेन एक्सप्रेसवे, वो ले जाएंगे सिन्हा घाट के पास, गंगा पार करेंगे, सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जोड़ देंगे। तो आरा में आप नाश्ता करिए, दिल्ली आकर के रात का खाना खाइए। ईश्वर की कृपा रही तो अगले टेन्योर में इसको हम लोग कर देंगे। तो देखिए, आरके सिंह की पहले से ही 3rd टर्म में क्या योजनाएं हैं आप समझिए। और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि लोकल विकास का दायरा एक सांसद को, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, बिजली हो, और आरके सिंह का दूसरे सांसदों से, क्योंकि मैंने कई केंद्रीय मंत्रियों का इंटरव्यू किया, लेकिन इनमें एक खास है कि हर गांव में योजना है। आरके सिंह जी, हर गांव में योजना, ये कहां से कंसेप्ट आया? नहीं, ये कंसेप्ट आया, ये असल में अमूमन होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि सांसद उन लोगों के लिए है जो कि उनको वोट करता है। मेरा मानना ये नहीं, मेरा मानना है कि सांसद पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिला के लिए, जो हमको वोट किया भी उसके लिए भी, नहीं किया उसके लिए भी। तो हमने कहा कि साहब सो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जात पात हम नहीं करेंगे। तो शुरू से नहीं करते। जब हम लोक सेवा में आए, लोक सेवा में हम कब आए? अभी नहीं आए। लोक सेवा में हम आए 1977 में, जबकि हम एसडीओ बने जमुई के। आप वहां के लोगों से पूछ लीजिए, एकदम कोई ये जात के आधार पर या किसी आधार पर भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वही हमारा सिद्धांत अभी है, कोई भेदभाव नहीं। काम करेंगे तो हम हर गांव में काम करेंगे, मदद करेंगे तो हम हर का मदद करेंगे, चाहे कोई जात पात धर्म वर्ग कुछ नहीं। क्षेत्र रहा है, हो गया, पैरवी आकर के करेंगे, हम उसके लिए पैरवी करेंगे, सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं करेंगे। ये तो जनता भी जानती है। लेकिन नेता में तो करना पड़ता है। ना, हम नहीं करते। हाँ, गलत काम का नहीं करते ना, पहले ही बोल दिए। तो 14 में गए उसी समय बोल दिए कि गलत काम का पैरवी लेके मत आइए, तो हम न करेंगे। आप जानते हैं, अब वहां के लोग जानते हैं, बिहार का आदमी जानता है ये कि हाँ साहब से ये वैसे ही हैं, ये गलत काम लेके जाओगे तो भगा देंगे। तो हमने कह दिया था, हम हैं जो थे वही हैं, कोई कमिश्नर पटना थे, होम सेक्रेटरी वही हैं। तो फिर वोट देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, तो सब वोट दे देता। आरके सिंह जी, सबसे जो लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी बड़ा हतप्रभ था जब आपसे बातचीत हुई। सभी नेता मंत्री जो हैं अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन आप आरके सिंह अपने मंत्रालय में काम कर रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखिए, लंच भी आप देखिए, ये हल्के लंच लेते हैं। ये नहीं, बिहार के लोग जो हैं दाल भात और लोग खाते हैं, लेकिन आरके सिंह जो हैं हल्के इसलिए क्योंकि एनर्जेटिक रह सकें। क्या क्या है आखिरकार? सभी लोग नेता देखिए, ये है क्या कि एक तो मेरा चुनाव है अंतिम चरण में, 1 जून को चुनाव। दूसरा, यहाँ पर हमको काम है, ये हमको अभी जो गर्मी आ रही है उसमें डिमांड हमारा बहुत बढ़ेगा। आप जरा सोचिए आप कि 2013 में पीक डिमांड था 1,30,000 मेगावाट। इस साल हमारा पीक डिमांड होगा मई जून में 1,60,000 मेगावाट, 2,60,000, डबल गीगावाट, डबल। और हम उसमें लोड शेडिंग नहीं होने देंगे। इसीलिए हमारा बंदोबस्त का काम चल रहा है कि लोड शेडिंग नहीं हो। तो जितनी हमारी क्षमता है बिजली उत्पादन की, सबको हम लगा रहे हैं। जितना ये प्लान्ड मेंटेनेंस था उसको हमने पोस्टपोन कर दिया कि बारिश के समय में करेंगे। जितना ये अकस्मात जो डाउन हो जाता था पावर प्लांट्स, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो डाउन हो ही नहीं, है ना। अनप्लान्ड आउटेज या फोर्स आउटेज हो ही नहीं। गैस बेस्ड कैपेसिटी को हम ला रहे हैं। पिछले साल कुल मिलाकर के डिमांड चला गया था 2,45,000 मेगावाट पर, हमने लोड शेडिंग नहीं होने दी, 2,45,000 मेगावाट। पहले जबकि 1,30,000 मेगावाट था, घंटों घंटों लोड शेडिंग होता था, घंटों घंटों। आज आप घूम जाइए, लोड शेडिंग नहीं, हमने नियम बना दिया
कि कहीं पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर लोड शेडिंग करता है जानबूझ करके, तो उसको पेनल्टी देना होगा अपने उपभोक्ता को। आरके सिंह साहब, थोड़ा अब राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर इन दिनों जो है खूब चर्चा में है। आपकी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी, और जिस तरह से एक विशेष वर्ग में अपनी पैठ बनाई है। कर्पूरी ठाकुर के मुरीदों में आपका भी नाम है, शामिल है कि आप जो हैं उनको उनकी उपलब्धियों को लगातार आप जिक्र करते रहे हैं। आपके लिहाज से ये फैसला जो है दलितों का सम्मान या वोट बैंक साधने की कवायद है क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। देखिए, ये हमारी पार्टी वैसी है नहीं। हम ये लोगों ने भारत रत्न दिया, ये बिहार के लिए गर्व की बात कि हमारा एक मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे सीधे साधे सादगी वाले मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न दिया। हमारी पार्टी ने दिया। जो लोग सामाजिक न्याय की हामी भरते हैं, कुछ किया उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर को तो भुला ही दिया था। नीतीश जी में लेकिन ये है, नीतीश जी ने कर्पूरी जी के लड़के को हमेशा रखा, हाँ, सांसद कर बना, राज्यसभा में भी। जी जी, ये नीतीश जी में है। इतना अब बहुत एकदम ये तारीफ के लायक है बात कि आंख में पानी रखते हैं उस परिवार के लिए। अच्छा, एक जो विपक्ष एक तरफ का शिगुफा चुनाव मंचों से बार बार दोहराता है कि मौजूदा सरकार में जो हैं वो मोदी जी ही हैं, मोदी जी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्या आपको आरके सिंह को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो कोई अगर कैबिनेट मंत्री कोई मुद्दा रखता है तो उसको नहीं सुनते, ऐसा है क्या? जो विपक्ष का आरोप है ये। नहीं, वो ऐसे ही आरोप लगा मोदी जी का। ये हमने पहली बार जो हम मिले ना, उस समय, उसी समय का मैं बताता हूँ क्या इनमें खासियत। हम लोग कोशिश करते कि उससे सीखें। अब हुआ, हम आ गए पार्टी में, उसके बाद सभी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। उसी में हमने, ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हमने समय मांगा, अगर हाँ फलान तारीख फलान गए, मैं ऐसा व्यवस्था की पूरा उतरे तो हाँ कोई है। हम कुछ नहीं थे उस समय, रिटायर कर गए। गेस्ट हाउस टाइम पर गए तो एकदम बिल्कुल अपने आप को फ्री रखे हुए थे अपने कार्यालय में। हम गए तो जितने देर हम रहे, करीब हमको लगता है कि 40-45 मिनट बातचीत हुई। एक फोन कॉल नहीं, एक डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा उनका ध्यान जो था हमारे ऊपर केंद्रित, बातचीत पर केंद्रित, टोटल फोकस। इतनी तल्लीनता से सुनते हैं बात, कभी भी आप समय लेकर के जाकर के मिलिए, पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तब डिस्कस करें। ये साहब ऐसा तो हमने किसी को देखा नहीं जितना समय ये देता है। ये सब ऐसे ही बोल देता है। जाएं, वो भी जाएं, जो कहते हैं वो भी जाएं, समय लें, जाकर के बताएं उनको। आज देखेंगे कि कैसे ये करते हैं। हम लोग तो सीखने की कोशिश करते हैं, हम लोग से हो नहीं पाता है। अब किसी आपको टाइम देंगे, अब यहाँ पर उससे बातचीत कर रहे हैं, बीच में फोन कॉल आ जाएगा, बातचीत कर रहे हैं, कोई अफसर आ जाएगा। उनके यहाँ हमने व्यवस्था नहीं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, अगर आपको टाइम दिया तो आपको दिया। आरके सिंह साहब, आज की तारीख में नीतीश और लालू आमने सामने हैं, आप नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी ने कई बार पाला बदला, उधर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को नीतीश की ये री एंट्री को मनाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यू टर्न वाले नीतीश जी बीजेपी की मजबूरी क्यों बन जाते हैं? मजबूरी नहीं है साहब, हम लोग की मजबूरी नहीं। हम लोग वैसे भी चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाते। बात यह है कि नीतीश जी में गुण है, आप अभी देख लीजिए, हम बताए ना। और ये थोड़ा सेंसिटिव है, अगर कोई कुछ उनके खिलाफ बोल देता है तो ले लेते हैं। तो ये 2 बार हुआ, लेकिन दोनों बार जो आरजेडी में गए तो ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फील किए, असहज फील किए,
क्योंकि इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। तो एक बार किए, अब उसके बाद फिर आ गए, फिर इनको कहीं से थोड़ा सा नागवार गुजरा होगा, कोई कुछ कमेंट दे दिया होगा जो कोई नहीं देना चाहिए था, तो फिर गए। लेकिन फिर इस बार फिर देखे कि नहीं साहब सो असहज हुआ तो फिर आ गए। लेकिन इसमें भी देखिए आप, वो भी झंझट हुआ अच्छे काम करने के ही मुतालिक हुआ ना, शिक्षा तब। आरके सिंह साहब, आप पूर्व अधिकारी रहे हैं, हमेशा कायदे कानून को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इसके बाद अब जो विपक्ष बार सबसे बार मैंने ये नहीं कही कि कायदे कानून को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। मैं बताता हूँ तो एक एग्जाम्पल क्या था कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना था। अब एक डॉन था, उसने एक मकान पर कब्जा कर लिया। एक बेचारी बुढ़िया विधवा थी, उसका मकान था, वो आई हमारे, तो हमने कहा कि नहीं नहीं आपको तो केस उस करना होगा। तो बोली केस 10 साल अगर लगता है। अब बेचारी हमको लगा कि असहाय है, तो हमने एक मैजिस्ट्रेट भेजा, फोर्स भेजा, हमने कहा कि उसका सामान फेंक दो बाहर। सामान फेंकवा दिया। ऐसा नहीं है कि कायदे कानून कि हाँ साहब सो अब प्रोसिक्यूशन करेंगे या वो कहेंगे कि कोर्ट उठ जाइए। जब आवश्यकता होती है एग्जीक्यूटिव एक्शन की तो वो भी ले लेते हैं, बढ़िया से लेते हैं। या आपके पास जाकर के पूछाइए, जहाँ चाहे हम एसडीओ रहे या कलेक्टर रहे। पटना में हम कलेक्टर थे तो हमको 2 बार या 3 बार लाठीचार्ज बढ़िया से करवाना पड़ा ना, पूछाइए। तो ये जब हुआ इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, एंटी सिख राइट्स हुए, पूरे देश में हुए। हमारे यहाँ सिख पॉपुलेशन बहुत था, क्योंकि पटना साहिब, गुरु गोविंद सिंह, बाकी सब जगह लगा 15 दिन, दिल्ली में 20 दिन, महीना, दिल्ली में तो महीना 2 महीना तक चलाती। हमने अपने यहाँ राइटिंग 1.5 दिन में समाप्त कर दिया। करीब हम 9-10 जगह फायरिंग करवाए होंगे। उसके बाद 1.5 दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोड पर आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद फिर तब हमने धीरे धीरे कर्फ्यू रिलैक्स करना शुरू किया। ये मार दिया हमने, 6-7 लोगों को मारा। अब क्या हुआ कि अब राइटिंग शुरू हुआ। राइटिंग शुरू हुआ तो हमने कर्फ्यू डिक्लेयर किया। कर्फ्यू डिक्लेयर करने के लिए माइक नहीं, दुकान तोड़वा करके माइक निकलवाए, तो अब कोई मानने को तैयार नहीं। अब नेता लोग एकदम से आग लगा होता, नेता लोग प्रोसेसर ले जा करके सिखों के दुकानों घर पर हमला। तो हमने कहा फायरिंग करो, तो फायरिंग करने का हिम्मत नहीं लोगों में, मैजिस्ट्रेट में, फोर्स में, कि इंक्वायरी हो जाएगी। तो हमने एसपी को कहा कि चलिए साहब, ये लगता है कि ये लोग को घबराहट हो रही है। तो हम लेकर के निकले, देखे सामने में एक जगह निकला हुआ था भीड़, मारो फायरिंग करो। फायरिंग करवाई हमने अपने ऑर्डर से, खड़ा होकर। अब मारे, और उसके बाद फिर वायरलेस पर करके देखो ऐसा है। अब इसके बाद अगर कहीं पर लूटपाट हुआ और एक्शन नहीं हुआ तो समझो कि जो मैजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो जाए। उसके बाद भाई हुआ, आपको लगता है 9-10 जगह फायरिंग, 6-7 आदमी मारे गए, उसका ठाक। एक जो है विपक्ष बार बार कर रहा है कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद ना तो संविधान की जरूरत रहेगी, ना ही चुनाव आयोग की जरूरत रहेगी। संविधान खतरे में है। ऐसे नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, उनका अस्तित्व खतरे में। ये देखिए, ये साफ हो जाएगा। क्यों साफ हो गया? क्योंकि ये सब है क्या? ये सब है एक परिवार की पार्टी है। ममता बनर्जी हैं तो उनका भाईपो है ना, वो सिर्फ उन्हीं का परिवार का लीडर है, बाकी सब उसी के लिए रहते हैं। राजद ले लीजिए तो एक परिवार की पार्टी है, मतलब कि पत्नी भी है, राबड़ी जी भी हैं, बेट सुपुत्र भी है, सुपुत्रियां भी हैं, सब परिवार, एक परिवार की पार्टी है। अखिलेश को ले लीजिए तो परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह की परिवार की पार्टी है। शरद पवार जी को ले लीजिए तो परिवार की पार्टी। ये वहां पर ले लीजिए तमिलनाडु में तो परिवार की पार्टी, सब परिवार की पार्टियां। एक स्टेट में सीमित, स्टालिन कहीं और से कोई एक कैंडिडेट जिता देंगे क्या? या ममता बनर्जी कहीं और से जिता देंगे किसी के एक कैंडिडेट, या अखिलेश कहीं जिता देंगे? सब एक राज्य, पूरा राज्य भी नहीं, राज्य का एक अंश, इसी का पार्टी। ये आइडियोलॉजी किसी की नहीं। आइडियोलॉजी पूछेगा तो कहता है कि आइडियोलॉजी क्या होता है।
ये सब विचारधारा किसी को नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की नहीं है, ये लड़ाई है कि वो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब ये उसका समय लद गया, परिवार की पार्टियों का समय लद गया। अब यही इनको चिंता सताए जा रही कि हाँ साहब सो हम लोग का समय चला गया। अब जनता ये नहीं खोज, अब भ्रष्टाचार में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त, यही तो है। आप कोई पार्टी उठा करके नाम बता दीजिए हमको, कांग्रेस से ले लीजिए, परिवार की पार्टी है ना, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। अब तो ये देखते हैं कि प्रियंका गांधी का हस्बैंड भी कहने लगा कि हाँ साहब सो हम लड़ो। हम इट इस बताइए साहब, ये यही है। बाकी सब लोग वैसा ही है, मेन है परिवार। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि उनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी रहते हैं, जब आपके पार्टी में आते हैं तो गंगा स्नान कर लेते हैं। देखिए साहब, ये इसका उत्तर कोई और चैनल भी हमसे पूछा था, हमने दिया था। नंबर एक, ये समझना होगा कि ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, एक्सेट्रा, ये कानून के अंतर्गत काम करते हैं। कोई गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने ले जाना पड़ता है। अगर कोई केस का बेसिस नहीं है तो उसको तुरंत बेल, या तो अगर कोई बेसिस नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर प्राइमा फेसी भी कोई बेसिस है लेकिन बहुत मजबूत नहीं तो उसको बेल मिल जाए, ये तो कोर्ट है। तो ये मतलब कि सरकार चाहे कि किसी को जेल उल में रख दे तो उससे ये नहीं हो सकता है। अगर सब्सटेंस है तभी रहेगा जेल में। ये लोग तो सब ये ऐसे ही रो रहे हैं, जो वो लोग रो रहे हैं जो कि पकड़े गए। अब इतना कहते थे केजरीवाल की हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो ये कैसे सबूत आ गया आपके खिलाफ साहब? पूरा टेलीफोन कॉल्स में है। आपने जानबूझ करके शराब माफिया का प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इसका जवाब दे दीजिए तो आप। तो बोले कि हमारे यहाँ तो जितने छापेमारी हुई कुछ पैसा तो बरामद अरे हुआ नहीं। पैसा तो आपने गोवा में ले गए, उसका तो हवाला का तो ये है, सबूत है। 45 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ कैसे ले गए आप? ये आपका भी ये आपके जानकारी के बिना, आप तो अध्यक्ष है, जानकारी के बिना 100 करोड़ चला जाएगा? ये कहाँ से आप हैं साहब? किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, हम शराबी, वो भी शराब माफिया से पैसा ले रहे हैं। आप और ये जो कविता जी हैं, ये मिल करके बात तय कर लिए, एकदम भ्रष्टाचार के शिरोमणि। अच्छा, अभी एक आरके सिंह साहब, लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी या कांग्रेस की न्याय गारंटी? कांग्रेस का तो सीट इस बार मान लीजिए आप। हम लोग फिर चुनाव के बाद बात करेंगे राकेश। अभी जो कांग्रेस का सीट है ना, उससे फिर कम होगा, ये देख लीजिए। अच्छा, एक बिहार में बात करना जरूरी है कि तेजस्वी जो है भीड़ देखकर कह रहे हैं कि परिवर्तन की भीड़ है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए साहब, ये जात की भीड़ है। हाँ। तेजस्वी यादव को या लालू की पार्टी को जात की पार्टी लोग कहते हैं। ये सिर्फ जात की भीड़। ये पिछली बार एक सीट मिला था ना, अब वो भी राजद को नहीं मिला, 19 की बात में कह रहा हूं, वो भी कांग्रेस को मिला। इस बार भी वही कहानी होने वाली, एक सीट नहीं जाएगा इस बार 40 के 40 हम जीतेंगे। जैसे 14 में हम लोग जीते थे ना, इस बार 40 के 40 40 जीतेंगे। 40 के 40 जीतेंगे। अच्छा, एक आरके सिंह साहब, पीएम कहते हैं अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 180 से ज्यादा नहीं पार कर पाएंगे। क्या बात करते हैं साहब, किस सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। ये अपना सीट मैदान में अभी अमेठी से तो लड़ने से रहे, वायनाड में अपना सीट बचा ले तो बड़ी अच्छी बात है साहब। वो भी नहीं बचेगा इनका, आप मान लीजिए बात, वायनाड भी नहीं बचेगा। जबकि वायनाड जीतने के लिए इन्होंने पीएफआई का मदद ले लिया। किसका भी किसी से परहेज नहीं है, ये एंटी नेशनल फोर्सेस से भी परहेज नहीं। जीतना है लेकिन नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, एक और राहुल को लेकर, राहुल लगातार ये कर रहे हैं कि नौजवान, अब उनकी सरकार आएगी तो नौजवानों को जो है 30 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी में 50% महिलाओं को देंगे। क्या आपको लगता है कि जनता जो देखिए साहब, आना है नहीं सरकार में, जो बोलना है बोल दीजिए आप। ये कहते हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ से देंगे जो बताएं। मूल बात ये है कि जितना नौकरी हम लोग दिया, हम लोग की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया ना, इसके पहले कभी नहीं हुआ। जितना हमारा ग्रोथ रेट है अर्थव्यवस्था का, नौकरियां तो अर्थव्यवस्था से आती है ना, ये जो नासमझ है
वो सोचते हैं कि नौकरियां सरकार में होती है। सरकार में नौकरियां इतनी सी होती है क्योंकि सरकार का साइज कितना बड़ा करिएगा सर, जितना जरूरत है उतना ही ना कीजिएगा, उससे ज्यादा कीजिएगा तो पैसे का वेस्ट। तो सरकार में नौकरियां इतनी सी होती है। ये सब जो नौकरियां कहाँ से आती है? इंडस्ट्री से, है ना, इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से। किसका ये इंडस्ट्री का ग्रोथ है, इकोनॉमी का ग्रोथ किस समय हुआ? नरेंद्र मोदी के समय हुआ। 8.5% ग्रोथ हम लोग के सरकार में हुआ, नरेंद्र मोदी के समय हुआ। इसीलिए जॉब क्रिएशन भी हमारे ही हुआ। तो ये लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं, समझते नहीं। चलिए साहब, अब आ गए, चलिए अब तेजस्वी जी क्या अर्थव्यवस्था समझेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे, तो जानकारी तो आपको ही है, नहीं है? है ना? अब कितना तक पढ़े अच्छा, हैं? लेकिन अच्छा इधर आके अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, कितने तक पढ़े हैं तेजस्वी जी? देखिए, मैं बोलूंगा तो उसका होगा कि मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे। बोलिए देखिए, सब 7वीं शायद पास है कि 8वीं पास है? 8वीं है। देखिए, नहीं क्या पास है? वैसे बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है। हाँ, तो पास है कि नहीं है ये तो नहीं मालूम। वो बोर्ड शायद पास नहीं हुए हैं, है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है आरके सिंह साहब कि जो आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार के लिए? बिहार के लिए कोई अनपढ़ चाहिए क्या? पढ़ा लिखा नहीं, व्यक्ति मैं चाहिए। आप बिहार के हैं ना? हाँ, बिहार के हैं ना? हाँ, तो अच्छा, तो आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? पढ़ा मैं आपसे लिखा पूछ रहा हूँ। मेरे से आप पूछ रहे हैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। और पढ़ा लिखा का क्या डेफिनेशन? पढ़ा लिखा कम से कम ग्रेजुएट तो हो? ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, तब और जिसका विजन होना चाहिए। तब हो गया बात। और आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थैंक यू राकेश जी। ये लेकिन यही बात हाँ, आप बिहार के किसी आदमी से पूछ लीजिए, किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए बिहार के, यही कहेगा जो कि आप कह रहे हैं, यही कहेगा। एक आखिरी प्रश्न, आरके सिंह को क्या लगता है अब की बार कितना बीजेपी कितना और नहीं देखिए एनडीए? साहब, हमको लगता है कि इस बार माने बीजेपी ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्योंकि आप बड़ा हाँ, ईमानदारी पूर्वक हम बता, हमको लगता है कि करीब करीब हम लोग 360 365 के आसपास आ जाएंगे। 370 भी पहुंच सकते हैं। 370 क्यों? हाँ। याद रखिए 370। कौन हटाया 370? बोलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी जी बोलिए। ने हटाया। नरेंद्र मोदी जी हम ने लोग की हटाया। सरकार ने। सोचिए आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे मित्र भी यहाँ पढ़े लिखे हैं। हम लोग को क्या लगता था कि नागवार गुजरता था ना 370, कि भाई हम लोग के देश में, हमने कभी सोचा नहीं था है कि ये कितना नागवार गुजरता था, लगता था कि कभी जाएगा, तो चला गया ना। एक जो है तो जनता हमको वोट करेगी कि नहीं करेगी, सो बोलिए। इसलिए आपके काम से तो करेगी। जो काम जितना आपने गिनाया, जितना जमीन पर आपने है, तो जनता जरूर, जो लोग देख रहे हैं। और आरके सिंह ऐसे मैं ब्यूरोक्रेट के रूप में बेहतर जानता हूं, और नेता तो हैं हम लोग के गार्जियन भी हैं। राकेश जी, ब्यूरोक्रेट में हमारा थोड़ा सा चेहरा कुछ और था, कड़ा सख्त थे आप। हाँ, सख्त थे। हाँ, अब बदल गए। अब बदल गए। और आरके सिंह ऐसे चेहरे हैं कि जल्दी लोग जो है अगर केंद्रीय गृह सचिव के रूप में मैं बेहतर जानता हूं कि जब नॉर्थ ब्लॉक कोई मिलने जाता था अधिकारी भी, तो रूम में जाने से पहले 2-3 बार तो एक बार सांस ले लेता था। चल तो देखिए, लंच पर आरके सिंह के साथ हमने काफी बातों पर चर्चा की, देश से लेकर बिहार की। लेकिन एक बार मैं बिहार को लेकर एक बार, आप बिहार को लेकर क्या आश्वस्त हैं? मैं 40 सीट आप बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए उसके अगले साल चुनाव होगी बिहार का, एक हम लोग जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे, बढ़िया से। तो ये थे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास की धारा को आगे बढ़ाया है, जनता उसको देख रही है, और जनता जो मोदी की गारंटी है उस पर पूरी तौर पर एतबार करती है, और उसी के आधार पर जनता जो है वोट देगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, और अगली बार हमारे साथ कोई और बड़े केंद्रीय मंत्री हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू राकेश। धन्यवाद। थैंक यू।